गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। तो आज हम एपीपीएससी जो पीजीटी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोगों को पता होगा कि कोई भी एग्जाम होता है, कोई भी एग्जाम ले लो, तो उसमें जो पीवाईक्यू होता है तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर योर प्रिपरेशन। क्यों? क्योंकि नॉर्मली पीवाईक्यू से आपको पता चलता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, जो एग्जामिनर है वो किस टाइप से सोच रहा है, कैसे वो क्वेश्चंस को बना रहा है, कौन सी चीजें हैं जो उसमें ऐड की जाती हैं। तो इसके लिए पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर एग्जाम के लिए हमको पढ़ना पड़ता है। तो वैसे ही जो एपीपीएससी पीजीटी है तो उसके लिए भी हम यहाँ पर करेंगे। और जैसे कि आपको पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट पीएससी पीजीटी टीजीटी कोर्स जो है वो ऑलरेडी इनरोल करना स्टार्ट कर चुका है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, मेरा नाम है आयन बैनर्जी और हम स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू। ओके, चलिए। अच्छा, तो पीवाईक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं जितना हो सके आपको दोनों ही चीज को यहाँ पर इंक्लूड करूंगा। देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चंस, कंटिन्यूअस क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर जो आंसर है ये दिया नहीं है। तो आंसर्स हमको मिलके डिटरमाइन करना है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, उसको भी थोड़ा सा देखेंगे, और जो सीधा सीधा आंसर है उसको भी थोड़ा सा आएंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दैट इज, हु इज द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया विच was associated with the trade union movement in India। तो हमारे देश में जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो हुआ था, ट्रेड यूनियन उस जैसे मान लीजिए जब सीपीआईएम था तो सीपीआईएम ने एक यूनियन बनाया जिससे जो ट्रेडर्स हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो काम करने वाले जो लेबरर्स हैं, तो उनको अपना हक मिले, उनको अपना हक मिले। तो इसी वजह से यहाँ पर ट्रेडर्स यूनियन बना था। तो ट्रेडर यूनियन का मूवमेंट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आंसर क्या है? तो आंसर होता है वीवी गिरी। आंसर इज वीवी गिरी। तो कौन से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट से जुड़े हुए हैं? उनका नाम था वीवी गिरी। अच्छा, यहां से छोटा सा कुछ चीजें बोल दो। नॉर्मली क्या होता है, जब हम पीवाईक्यू देख करते हैं ना, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर पे ही ध्यान देते हैं, उससे जुड़ा हुआ चीजें हम बोलते नहीं है। तो इसी वजह से क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो मैं जितना हो सके इसको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला होता है, एक पर्सन का नाम आपको जानना पड़ता है। इनका उनका नाम होता है नारायण नारायण लोखंडे। ठीक है, नारायण लोखंडे। तो नारायण लोखंडे को कहा जाता है द फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, जो नारायण लोखंडे हैं उनको कहा जाता है द फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट ऑफ इंडिया। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे फेमस ट्रेड यूनियन मूवमेंट कौन सा था, जो एकदम अर्लीस्ट ट्रेड यूनियन मूवमेंट था, इट्स नॉट अबाउट ट्रेड यूनियन मूवमेंट नहीं था वो असली में, बट ये कहां से आया कि ट्रेड एक यूनियन होना चाहिए जहां से लोगों को अपना हक मिले, जो लेबर से हक मिले। वो होता है एक मूवमेंट जिसको बोलते हैं अहमदाबाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक क्यों फेमस है? बिकॉज इसमें जो लीडर थे उनका नाम था महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। तो इसकी वजह से ही क्या होता है, ये जो मिल स्ट्राइक्स के बाद उनको लगा कि एक ट्रेड यूनियन होना चाहिए, जो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेड यूनियन बना। अब सबसे फेमस ट्रेड यूनियन कौन सा है अगर आपसे बोला जाए, सबसे फेमस, ठीक है, सबसे फेमस ट्रेड यूनियन कौन सा है इंडियन में उस समय था, इंडिया में उस समय था? तो वो कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियन था। ठीक है, कम्युनिस्ट जो ट्रेड यूनियन था वो सबसे ज्यादा फेमस था। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको इसके साथ याद रखो तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आपको बीच में भी कभी कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यहां से आप भी आंसर आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला वाला पोर्शन ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये 1 2 2 3 3 4 ये जो है, ये देखने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन पूछा क्या गया है। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, क्वेश्चन ये वाला है। तो यहां पर पूछा गया है कि विच ऑफ द अबव डेवलपमेंट्स आर एसोसिएटेड विद ग्लोबलाइजेशन। कौन सा इनमें चीजें हैं जो ग्लोबलाइजेशन को
एसोसिएट करती हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है, आप ऐसा सोचो कि पूरे वर्ल्ड जो होती हैं वो एक दूसरे से जब कनेक्टेड होती हैं। अब जब वर्ल्ड में हर जगह से कनेक्टेड होगा तो पहली चीज होती है आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विस होगी। व्हाट इज आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विस? आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज मेनली जो बन रही है वो बन रही है आपके यूएसए में, लेकिन वो जो चीज बनाई जाएगी उसका जो रॉ मटेरियल होगा वो अगर हम दूसरी जगह से ले, ठीक है, या फिर इंडिया से ले, पाकिस्तान से ले, चाइना से ले, वियतनाम से ले, तो उसको हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग। जैसे फॉर एग्जांपल जो चाइना में आपको पता होगा मैक्सिमम फोन्स बनते हैं, लेकिन वो जो फोन के पार्ट्स होते हैं वो कहां से आते हैं? वो आते हैं साउथ कोरिया से, वो आते हैं वियतनाम से, आके चाइना में उसको असेंबल कर दिया जाता है। तो ये जो बाहर से लिया जाता है इसको हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विस एकदम होता है क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं। दूसरी बात होती है श्रिंकिंग ऑफ जियोग्राफिकल डिस्टेंस। श्रिंकिंग ऑफ जियोग्राफिकल डिस्टेंस का मतलब होता है जो हम बहुत दूर समझ रहे थे वो जब दूसरी जगह पर आएगी। बहुत अच्छा एग्जांपल होता है अमेजोन। अमेजोन असली में कहां की कंपनी है? यूएसए की कंपनी है। अब यूएसए की कंपनी है तो अमेजोन इंडिया में के सामान बेच रही है ना, तो हमको यूएसए का भी सामान इंडिया में आराम से मिल सकता है। ये मिल क्यों सकता है? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तीसरा होता है राइज ऑफ एथनिक आइडेंटिटी। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि जो अलग अलग जगह पर जो एथनिक ट्राइब्स होते हैं, अलग अलग जगह पर एथनिक ग्रुप्स होते हैं, उनके कुछ फेमस चीजें होती हैं जो वो बाकी जगह पर भी आप उसको बेच सकते हो। जैसे जीआई टैग वाला जो चीज होता है तो वो बाकी जगह पर भी आप उसको दे सकते हो। तो वो जो ट्राइब है, जो एथनिक ग्रुप है, उसका नाम उभर के आएगा। और फोर्थ होता है इमरजेंस ऑफ रीजनल एसोसिएशंस। रीजनल एसोसिएशंस भी इधर होती हैं जिससे ट्रेड अच्छे से कर पाए। जैसे मान लीजिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर बीमस्टेक, शार्क, ठीक है, आशियान, ये सब जो होते हैं क्या है? ये रीजनल एसोसिएशन होते हैं। तो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन में चार चीजों को ही आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो ऑप्शन होगा डी, ठीक है, तो ऑप्शन होगा डी। अच्छा, यहां पर एक और चीज बोल दूं, अगर आप इंडिया के हिसाब से देखो, इंडिया के हिसाब से देखो तो इंडिया में दो चीजें आपको याद रखनी है। एक होता है एलपीजी, गैस नहीं है, ठीक है, गैस नहीं है। एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये कब आया? ये आता है 1991 में, 1991 में। और इस समय अगर आपसे पूछा गया कि पीएम कौन थे, इस समय पीएम होते हैं नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव। और लेकिन इसके फाइनेंस मिनिस्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। पहली चीज। दूसरी चीज, ये तो एलपीजी से रिलेटेड है, दूसरी चीज होती है रिलेटेड विद डायस्पोरा, ठीक है। डायस्पोरा, डायस्पोरा, व्हाट इज डायस्पोरा? डायस्पोरा का मतलब होता है जब इंडियंस बाहर जाके बाहर रहते हैं, बाहर काम करते हैं, दैट इज नोन एज डायस्पोरा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन डायस्पोरा सबसे ज्यादा कहां पर दिखेगा, इंडियन डायस्पोरा सबसे ज्यादा कहां पर होता है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कनाडा होगा शायद, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पंजाब तो कनाडा ही है, सेकंड कनाडा बना दिया, सेकंड पंजाब बना दिया है कनाडा को। लेकिन नहीं, सबसे ज्यादा जो डायस्पोरा होता है वो होता है यूएसए में, ठीक है। सबसे ज्यादा डायस्पोरा जो होगा वो यूएसए में होता है, ठीक है। चल, बहुत बढ़िया अमृता, हमने एकदम सही कहा है, बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन। चल, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो यहाँ पर कंट्री और करेंसी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ का जो नॉर्मली ऑप्शन होता है, मैं ऑप्शन आपको पहले मार्क कर देता हूं। ऑप्शन होता है ए। ए मतलब चाइना की करेंसी क्या है? चाइना की करेंसी होती है युआन, ठीक है, चाइना की करेंसी होती है युआन। अब युआन छोड़कर यहां पर एक और चीज बोल दूं, अगर चाइना की करेंसी युआन नहीं लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है रेनमिनबी, रेनमिनबी, तो ये भी चाइना की करेंसी होती है, ठीक है। तो चाइना की जो करेंसी होती है जब चाइना में इंटरनली सर्कुलेट होती है, अंदर सर्कुलेट होती है, तो दैट इज नोन एज रेनमिनबी। लेकिन यही करेंसी जब ग्लोबल स्टेज में सर्कुलेट होती है तो उसका नाम हो जाता है युआन, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है, करेंसी सेम है, नाम डिफरेंट है। दूसरा इजिप्ट, इजिप्ट का क्या होता है? इजिप्ट का होता है इजिप्शियन पाउंड, इजिप्ट का होता है इजिप्शियन पाउंड, क्योंकि बहुत सालों तक इजिप्ट जो था वो ब्रिटिश के अंडर था, तो इसलिए उधर पाउंड चलता है, ठीक है।
जर्मनी का क्या होता है? जर्मनी का होता है यूरो। एंड ईरान जो होती है, ईरान का होता है रियल। ठीक है, ईरान का होता है रियल। तो पहला जो ऑप्शन होता है, चाइना की युआन, इजिप्ट की पाउंड, जर्मनी का यूरो, ईरान का रियल। तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब यहां से और कोई सवाल बन सकता है क्या? बन सकता है। जैसे मान लीजिए सवाल हमेशा बनता है करंट अफेयर से। तो अगर पूछा जाए कि रशिया की करेंसी क्या है, क्योंकि रशिया बहुत न्यूज में है, तो रशिया की करेंसी क्या होती है? रशिया की करेंसी होती है रूबल। अगर पूछा जाए टर्की की करेंसी क्या है, क्योंकि टर्की भी न्यूज में था, टर्की की करेंसी क्या होती है? टर्की की करेंसी होती है लीरा। अगर पूछा जाए इजराइल की करेंसी क्या होती है, तो इजराइल की करेंसी होती है शेकल। ठीक है, तो ऐसी कुछ करेंसीज होती हैं जो बहुत फेमस फेमस करेंसीज हैं, जो थोड़ी सी ऑफबीट करेंसी है, क्योंकि यूरोप में होगा तो वो आपका यूरो या पाउंड ही होगा, यूएसए में होगा तो डॉलर ही होगा। तो ये थोड़ी सी ऑफबीट करेंसीज हैं जो आपको पूछे जा सकती हैं फ्यूचर में, तो इसको भी थोड़ा सा मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? कौन सी चीज होती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है? तो यहां पर जो आंसर होता है वो होता है नेशनल कमीशन, सॉरी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ये होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अच्छा, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। सिंपल सी चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। लेकिन ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन का काम नहीं करती है? तो ये जो तीन बॉडीज होती हैं, इन तीन बॉडीज को हम कहते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, तो एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली मेंशन नहीं थी, वो जब आती है तो उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, तो यहां पर तीन कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल और प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन अभी नीति आयोग के हिसाब से चलता है। ठीक है, अच्छा, ये आया कब? यहां पर थोड़ा सा ये भी जान लो कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब आया कब? ये आता है 2003 में। एक अमेंडमेंट होता है, दैट इज 89th अमेंडमेंट एक्ट। 89th अमेंडमेंट एक्ट में इसको लिया गया था। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। अच्छा, नेक्स्ट बाकी भी बोल दूं, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज ये आता है 1992। इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली होता है। ये होता है 1992, इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली होता है। प्लानिंग कमीशन जो आता है वो प्लानिंग कमीशन आता है 1950 में। और प्लानिंग कमीशन का हमेशा याद रखिएगा, प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन था वो है पीएम। जो पीएम बनेगा वही प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन भी बनेगा। अभी प्लानिंग कमीशन चेंज हो गया है टू नीति आयोग। नीति आयोग एक सीजीएल या फिर कौन से एक सवाल मैंने देखा था कि नीति आयोग का फुल फॉर्म उन्होंने पूछा था। तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज नोन एज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है। ये 2014 में आई है, ये आई है 2014 में। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से छोटी छोटी चीजें आपको थोड़ा सा याद रखना है। अच्छा, यहां से एक थोड़ा सा टफ सवाल पूछता हूं। ठीक है, थोड़ा सा टफ, दैट शेड्यूल्ड ट्राइब और माइनॉरिटीज, ठीक है, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी थी, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, ठीक है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान से। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसके पास शेड्यूल्ड ट्राइब और माइनॉरिटीज इनका पावर था? मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब और माइनॉरिटीज का जो पोर्शन है वो किसके पास था, कौन से मिनिस्टर के पास था? ठीक है,
बहुत बढ़िया। शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसके पास था, उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार पटेल के पास था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। तो शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ऑब्वियसली मुझे पता है, बट यहां से अगर कभी पूछा जाए तो टफ इजी सब मिला के आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के हिसाब से 1955 के हिसाब से कौन से वेज होते हैं जिससे आप सिटीजन बन सकते हो। तो 1955 के हिसाब से अगर आपका जन्म इंडिया में हुआ है तो आप बन सकते हो, ऑब्वियसली बात है। अगर आपकी फैमिली मतलब आपके माता पिता में कोई भी एक, मम्मी या पापा कोई भी एक, अगर वो इंडियन थे, नॉर्मली पापा को ही लिया जाता है, अगर वो इंडियन थे तो भी आपको मिल सकता है। रजिस्ट्रेशन कराओ तो भी मिल सकता है। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का मतलब होता है कि अगर आप एक टाइम तक, ठीक है, उस समय था 6 साल या 11 साल, तो एक टाइम तक अगर आप इंडिया में रहो तो उसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। तो ये इसमें भी था। 5 नंबर ये जो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इनकॉर्पोरेशन टेरिटरी का मतलब होता है कि अगर मान लो इंडिया ने कोई दूसरी जगह पर हमला कर दिया और वो जगह कैप्चर कर लिया, तो वहां के जो लोग हैं वो ऑटोमेटिक इंडियन सिटीजन बन जाएंगे। ठीक है, तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी भी सही है। तो आंसर क्या होता है, आंसर होता है ये वाला सी। ठीक है, आंसर होता है सी। अच्छा, तो ये जो सिटीजनशिप होता है, सिटीजनशिप होता है ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 2 में दिया हुआ है। ठीक है, पार्ट 2 में दिया हुआ है। एंड इसका जो आर्टिकल नंबर होता है, आर्टिकल होता है वो होता है 5 to 11। आर्टिकल नंबर 5 to 11 जो होती है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सॉरी सिटीजनशिप एक्ट 1955 को डिफाइन करती है। ठीक है, तो हट जाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल ड्यूटी एज पर द आर्टिकल नंबर 51A। तो आर्टिकल 51A हमेशा जुड़ा होता है फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ। ठीक है, अगर आपने पॉलिटी पढ़ा हुआ है तो फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ आर्टिकल 51A जुड़ा हुआ होता है। तो यहां पर क्या क्या कहा गया है, टू बिलीव इन सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी। सेकंड, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, टू प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू प्रिजर्व रिच हेरिटेज कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, टू हेल्प द पुअर एंड वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो यहां पर याद रखिएगा ये तीनों हैं, ऊपर दो नहीं है। तो 2 3 4 कहां पर है, 2 3 4 ये बार। तो ये तीनों जो होती हैं वो इसमें होती हैं और बाकी चीज नहीं होती। तो आंसर है बी। अब फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती है वो एक कमिटी के रिकमेंडेशन पे आई थी जिसका नाम होता है स्वरण सिंह कमेटी। ठीक है, स्वरण सिंह कमेटी, इसके रिकमेंडेशन पे ये आई थी। और ये कब आई थी, ये आई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल नंबर 51A, तो ये होता है स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे आई थी एंड ये ऐड हुआ था इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज हमको अलग से पढ़ना होता है फंडामेंटल राइट्स को छोड़कर। ठीक है, चलिए बी, जिसका आंसर आ रहा है बी, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी है लेकिन बहुत ही कंफ्यूजिंग है। दैट एयर इज ऑलवेज अ कंपाउंड, एयर इज ऑलवेज अ मिक्सचर, एयर इज कंपाउंड इन अ पॉल्यूशन फ्री जोन, मिक्सचर इज अ इंडस्ट्रियल जोन। ठीक है, तो आंसर क्या होता है, आंसर होगा एयर, हमेशा याद रखिएगा ऑलवेज अ मिक्सचर होता है। ठीक है, मिक्सचर क्यों, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती है। अब यहां पर एक सवाल है कि सर कंपाउंड में भी तो जुड़ा हुआ होता है, मिक्सचर में ऐसा क्यों नहीं। तो याद रखिएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो कंपाउंड जो होगा ना, कंपाउंड जो होता है
वो हमेशा मिक्स तो होता है, कंपाउंड मिक्स होता है, लेकिन कंपाउंड का हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है। जैसे H2O, तो H2O में क्या होगा, 2 हाइड्रोजन होगा, 1 ऑक्सीजन होगा। कभी भी आप नहीं देखोगे H2O2, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है। मिक्सचर क्या है, मिक्सचर में मिला हुआ है, तो ये जो प्रोपोर्शन है ये वैरी कर सकता है, ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। तो इसीलिए एयर में जो भी चीजें हैं, जैसे अभी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, और नाइट्रोजन 77 था, कहीं पर 78 होता है, कहीं पर 77 लिखा जाता है। तो ये जो फिक्स वेरिएबल होती है, तो इसके लिए एयर को हमेशा मिक्सचर कहा जाता है, ना कि कंपाउंड। ठीक है, तो एयर में सबसे ज्यादा क्या मिलती है, एयर में सबसे ज्यादा मिलती है नाइट्रोजन 78%। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन मिलता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड अभी बढ़ चुका है, तो 0.04 होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अभी 0.04 हो गया है, पहले 3 था, अभी 4 हो चुका है। नाइट्रोजन की अगर बात करें, हम सिर्फ नाइट्रोजन की बात करें, तो नाइट्रोजन में याद रखिएगा, नाइट्रोजन दो चीज करता है। एक, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को डाइल्यूट करता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर नाइट्रोजन का काम ही क्या है, ना कोई इधर काम आता है ना उधर काम आता है, कुछ भी काम नहीं आता। नहीं, नाइट्रोजन का मेन जो काम होता है वो ऑक्सीजन को डाइल्यूट करना। अगर ऑक्सीजन डाइल्यूट नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहेगा, तो कहीं पर भी आग जले, पूरा का पूरा ऑक्सीजन जल जाएगा। तो इसी वजह से नाइट्रोजन ऑक्सीजन को डाइल्यूट करके रखती है, पहला। दूसरी चीज होती है, आपकी बॉडी में प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन होता है, तो उसमें नाइट्रोजन की जरूरत होती है। नाइट्रोजन नहीं होगा तो आपके बॉडी में प्रोटीन नहीं बनेगा। अब प्रोटीन नहीं बनेगा तो सोच रहे हो कि मसल नहीं बनेंगे। अरे नहीं भाई, आपके जितने भी हॉर्मोन्स हैं वो किससे, वो क्या है, वो प्रोटीन्स है। ठीक है, आपके बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है वो क्या है, वो प्रोटीन है। तो प्रोटीन नहीं होगा तो आप जिंदा भी नहीं रहोगे, सिंपल सी बात है, ये है। ठीक है, तो उसमें नाइट्रोजन का भी बहुत ज्यादा होता है कंट्रीब्यूशन, नाइट्रोजन भी होता है प्रोटीन के अंदर। ठीक है, तो यार ये वाला बहुत ही आसान सा छोटा सा सवाल था। ठीक है, चले नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये कहा, कौन सा जगह से मैं बोल देता हूं। ये फिजिक्स का एक पोर्शन होता है, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन से आया है कि अगर लिफ्ट जो है उसमें आप हेवी लग रहे हो, थोड़ा सा भारी लग रहे हो, तो उसका मतलब लिफ्ट क्या हो रहा है, स्टेडी है, नीचे जा रहा है, ऊपर जाने स्टार्ट हुआ है, या मूविंग अप स्टेडीली। तो सिंपल सी बात याद रखिएगा, यहां पर ऑप्शन सी होता है। ठीक है, सिंपल सा चीज बता देता हूं, अगर ये ग्राउंड है, ग्राउंड से अगर आप दूर जा रहे हो, अगर आप दूर जा रहे हो, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर आपके ऊपर ग्रेविटेशन का फोर्स ज्यादा लगेगा। ठीक है, ग्रेविटेशन ज्यादा होगी, तो हमेशा अगर आप ऊपर जाओगे, अगर ऊपर जाओगे, तो आपकी जो वेट होती है, आपकी वेट होती है वो प्लस होती है, और अगर आप नीचे आओगे तो आपकी जो वेट होती है वो माइनस होती है। ठीक है, तो लिफ्ट के केस में अगर आप ऊपर जाओगे तो ये वेट प्लस होता है, नीचे आओगे तो वेट माइनस होता है। ठीक है, चलो क्यों होता है वो तो हम फिजिक्स की क्लास में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा गया है वो थर्मल कंडक्टिविटी से पूछा गया है। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि जब हीट एक तरीके से दूसरे तरीके में जाए, तो हीट कंडक्टिविटी 3 तरीके से होती है। ठीक है, 3 तरीके से होती है। एक होती है कंडक्शन, एक होती है कन्वेक्शन, एक होती है रेडिएशन। तो 3 तरीके से होती है। तो यहां पर सबसे ज्यादा क्या होगा, तो ऑप्शन होगा बी। ठीक है, ऑप्शन होगा बी। तो जो स्टील है, तो स्टील सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी करती है। उसके बाद क्या होता है, वाटर, वाटर भी थर्मल कंडक्टिविटी करती है, जिसे आप देखोगे अगर आप बॉईल करो तो पानी आहिस्ता 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 गर्म होगा। लेकिन जो वुड होती है ना, जो वुड होती है, तो ये क्या होते हैं, ये होती है इंसुलेटर। वुड जो होती है इसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब होता है जो उतना अच्छा नहीं करता। इसलिए कभी आपने ख्याल नहीं किया होगा, बट आप देखिएगा
कि जो कढ़ाई होती है पहले के टाइम पे, या फिर अभी भी जो मॉडर्न मॉडर्न कढ़ाई होती है, या फिर आपने चाउमीन बनाते हुए जो वॉक देखा होगा, ठीक है, वो जिसमें चाउमीन बनता है, ऐसे टॉस करते हैं ना, तो उसका दिखेगा हैंडल हमेशा लकड़ी का होता है। ठीक है, लकड़ी का हैंडल आपको दिखेगा। स्टील का हैंडल तो होता है ऑब्वियसली, लेकिन स्टील का हैंडल बहुत गर्म हो सकता है। अभी तो प्लास्टिक यूज किया जाता है, बट पहले क्या होता था, वो लकड़ी का होता था। क्यों? क्योंकि लकड़ी में हीट कंडक्टिविटी जो होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। तो वुड जो होती है वो इंसुलेटर होती है, तो सबसे कम वुड का होगा, सबसे ज्यादा स्टील का होगा, उस बीच में वाटर का होगा। ठीक है, चलो ये चीज याद रखना है आपको। अच्छा, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल होता है, बहुत इजी चीज है, दैट इन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन डोमेस्टिक पर्पस इज डन इन फॉर्म ऑफ। अब हमारे देश में जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए या फिर अब घर के लिए कौन इलेक्ट्रिसिटी का पावर रेंज कितना होता है, तो याद रखिएगा ये होता है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में नॉर्मली 220 वोल्ट दिया गया है, नॉर्मली ये होता है 320 वोल्ट, 10% प्लस माइनस। ठीक है, 10% प्लस माइनस, मतलब 230 वोल्ट दिया जाता है, 10% उसको अप डाउन किया जाता है। और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज की, फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज की। तो ये जो वोल्ट होता है, जो वोल्ट होता है, तो वोल्ट क्या मापता है, किसकी यूनिट होती है? वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट जो होती है वो यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की। एंड जो हर्ट्ज होती है, जो हर्ट्ज होती है वो यूनिट किसकी होती है? वो होती है फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सब तो हम नॉर्मली फिजिक्स क्लास में देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज बोल दूं, किसने बोला है? ठीक है, तो रथ एक चीज है कि इसका जो टाइमिंग है ना, मैं करंट अफेयर्स क्लास में भी बोलता हूँ कि टाइमिंग जो है हम करने की रोज कोशिश करेंगे, बट टाइमिंग जो है वो मैं एकदम क्लियरली आपको बोल नहीं पाऊंगा। प्रॉब्लम यही है कि मेरा भी बहुत सारा क्लास रहता है, बहुत सारे कंटेंट भी तैयार करना होता है, तो इसी वजह से क्या होता है ना, कभी थोड़ा सा अप डाउन हो जाता है। अब मैं आपको एक टाइमिंग बोलूंगा और आप उस टाइमिंग में अपना काम छोड़ के आप आपके रहो देखोगे, लेकिन देखोगे मैं ऑन नहीं हो पा रहा, तो उसमें आप मुझको भी खराब लगेगा। तो इसी वजह से मैं टाइमिंग नहीं बोलता, हम करेंगे इसको पूरा कंटिन्यूस करते रहेंगे, लेकिन इसी टाइमिंग के अंदर ही करेंगे, मतलब 12 से 2 के अंदर ही आप पकड़ के चलो, ऐसी टाइमिंग में करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो PYQs हैं, ये CHSL के लिए, ये PGT के लिए जितने भी आएंगे वो कंटिन्यूस होते रहेंगे। ठीक है, चलो, तो कितना होता है पोटेंशियल वोल्ट एंड हर्ट्ज, ये वाला होता है, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट। और एक और चीज, अगर आपको पूछा जाए कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होती हैं, ठीक है, अप्लायंसेस होती हैं, तो इसमें DC करंट होता है या AC करंट होता है? तो यहां पर याद रखिएगा, यहां पर AC करंट होता है। ठीक है, बट अगर आपसे पूछा जाए कि DC करंट फिर कहां पर होता है, तो आपका जो मोबाइल का एडेप्टर होता है, मोबाइल का जो एडेप्टर होता है ना, मोबाइल का एडेप्टर, उसमें DC करंट होता है। ठीक है, तो वो DC करंट यूज करता है। ये जो मोबाइल का एडेप्टर होता है, इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, दैट इज नोन एज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, ये रेक्टिफायर होता है। तो मोबाइल का एडेप्टर DC करंट होता है, बाकी अप्लायंसेस जो होती हैं वो AC करंट होती है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, ये भी थर्मल कंडक्शन से ही जुड़ा हुआ है। ए हॉट ऑब्जेक्ट लूजेस हीट टू इट्स सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट रेडिएशन। द रेट ऑफ लॉस हीट डिपेंड्स ऑन temperature of the object, temperature of the surrounding, temperature difference between object and surrounding, average temperature of the object and surrounding। तो याद रखिएगा यहां पर आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग, मतलब अगर मान लो कि कोई भी चीज है जो बहुत ज्यादा गर्म है और बाहर बहुत ज्यादा ठंडा है, तो क्या होगा, हीट जो होगी वो गर्म से ठंडा की तरफ बहुत स्पीड में मूव करेगी। ठीक है, तो ये जो हीट लॉस होगा, हीट लॉस
की बात कर रहा है, हीट लॉस मतलब ये ठंडा होने की बात कर रहा है, ठीक है, हीट गेन की बात नहीं कर रहा, हीट लॉस की बात कर रहा है, मतलब ठंडा होना। तो अगर हीट लॉस होगा तो ये डिफरेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उनके टेम्परेचर के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा टेम्परेचर दोनों में डिफरेंस है। ज्यादा डिफरेंस होगा वो उतना ही ज्यादा ठंडा भी होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस किसके ऊपर होता है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग, ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग। इसलिए आप सिंपल सा चीज सोचो, इसलिए देखिएगा अगर आप मान लीजिए हमारा टेम्परेचर कितना है बॉडी के अंदर 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको पता होगा 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब नॉर्मली हम अगर एकदम सिंपल सा चीज बताते हैं, 30 डिग्री में बाहर सराउंडिंग है 30 डिग्री, आप निकलो आपको उतना कुछ फील नहीं होगा, गर्मी फील लगेगा। 21 है बाहर, जाओ उतना ठंडा क्या होगा, नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो -5 है उसमें आप जाओ 37 को लेकर -5 में जाओ तो आपको बाहर निकलते ही ठंडा लगना स्टार्ट करेगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर हीट लॉस और भी ज्यादा फास्ट होगा, ठीक है। तो जितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा हीट लॉस भी होगा। तो 11 का आंसर है 11, सर 11 का आंसर है सी, क्या गैप बोल रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द मिरर ऑफ द हेडलाइट, मिरर यूज्ड इन द हेडलाइट क्या होता है, मिरर यूज इन द हेडलाइट होता है, हमेशा याद रखिएगा, सॉरी, हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज होता है, हेडलाइट में यूज होता है स्पेरिकल मिरर, ठीक है, स्पेरिकल मिरर। अब स्पेरिकल मिरर में कौन सा, स्पेरिकल मिरर में दो मिरर्स होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। तो यहां पर क्या होता है, कॉनकेव होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल समझा देता हूं, फॉर एग्जांपल अगर लाइट जो है, लाइट को आपको फैलाना है, बहुत ज्यादा फैलाना है, बहुत एरिया में फैलाना है, जैसे मान लीजिए फ्लड लाइट्स, या फिर मान लीजिए आपका जो रास्ते के ऊपर अगर जो लाइट्स होती हैं, ठीक है, तो अगर लाइट को बहुत ज्यादा फैलाना होता है तो यहां पर होता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, यहां पर मिरर की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं मिरर की बात कर रहा हूं। और अगर लाइट को एक जगह पर नैरो करना है, लाइट को अगर नैरो करना है तो हमेशा याद रखना यहां पर यूज होगा कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव। तो अगर लाइट को फैलाना है तो कॉन्वेक्स, लाइट को नैरो करना है, लाइट को एक जगह पर मतलब थोड़ा सा कम जगह पर फोकस करना है तो कॉनकेव, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको छोड़कर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए तो नॉर्मली मेकअप मिरर, जो मेकअप का मिरर होता है, मेकअप मिरर, या फिर जो ईएनटी डॉक्टर्स होते हैं उनके पास जो मिरर्स होते हैं, यहाँ पर उनके पास जो मिरर्स मतलब उनके पास जो लाइट होती है उसमें जो लगा होता है, तो वो मिरर भी होता है। लेकिन अगर मान लो कि लाइट को आपको ऐसे एक पॉइंट पर ऐसे फोकस करना है, एक पॉइंट पर, ठीक है, लाइट को एक पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करना है, तब यहां पर आती है पैराबोलिक कॉन्केव। तो पैराबोलिक कॉन्केव क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस करना है। अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करना है तो उसे हम यूज करते हैं पैराबोलिक कॉन्केव, और अगर सिर्फ नैरो करना है तो उसे हम बोलते हैं स्पेरिकल कॉन्केव। ये दो कॉन्केव में यही डिफरेंस होता है, स्पेरिकल और पैराबोलिक में, ठीक है, ये दोनों में यही बेसिक सा डिफरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, an iron ball and a wooden ball of a same radius are released from a height h in the vacuum। जब भी ये वर्ड आएगा वैक्यूम, ठीक है, तो सिंपल सा समझ लेना, कोई भी चीज छोड़ो, कोई भी चीज छोड़ो, सब सेम टाइम पे नीचे आएगी। जब भी वैक्यूम, क्यों, जैसे यहां पर जो द टाइम टेकन बाय रीच विल बी इक्वल फॉर बोथ, जो आंसर होगा दैट इज नोन एज इक्वल फॉर बोथ। क्यों, क्योंकि हमारे अर्थ में नॉर्मल चीज में अगर मान लो कि मैंने ये पेन छोड़ा, अगर ये पेन छोड़ा तो ये पेन नीचे तो आएगी, तो सॉरी, तो ये जो पेन नीचे तो आएगी, तो ये पेन नीचे आएगी, ये किसकी स्पीड से नीचे आएगी, किसके फोर्स से नीचे आएगी, तो यहां पर अर्थ में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं
छोटा जी या फिर ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन जिसका मान होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन जिसका मान होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मान होता है। अब कोई भी चीज अगर आप छोड़ो, कोई भी चीज अगर आप छोड़ो तो वो कितनी स्पीड से आएगी, वो 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड पे नीचे आएगी। अब क्यों नहीं आती है? क्योंकि यहां पर हमारे पास एयर होता है, तो एयर का एक रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है, तो इसलिए सब चीज उतनी स्पीड से नीचे नहीं आती। लेकिन अगर मान लो आप रेजिस्टेंस को हटा दो, तब क्या होगा? जैसे वैक्यूम में, तब कोई भी चीज नीचे आएगी तो वो सेम स्पीड में नीचे आएगी। ठीक है, तो जैसे मान लो एक आपने एक फेदर और एक लोहे का बॉल भी छोड़ा, तो भी दोनों सेम चीज में नीचे आएंगी, सेम स्पीड में नीचे आएगी। तो आंसर होता है इक्वल फॉर बोथ। थोड़ा सा रुकिए, मैं 2 मिनट। चलिए, ये हुआ 13। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि कौन सा वाटरबॉर्न डिजीज होता है, यहाँ पर कौन सा वाटरबॉर्न डिजीज है जो बैक्टीरिया से कॉज नहीं होता, मतलब बैक्टीरिया से ये से जो डिजीज होते हैं, तो इसमें कौन सा बैक्टीरिया का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलेरा दिया गया है, टाइफॉइड, ठीक है, बैक्टीरियरी डिसेंट्री एंड हेपाटाइटिस। तो हमेशा याद रखना, यहाँ पर कौन सा बैक्टीरिया से नहीं होता, वो होता है हेपाटाइटिस, क्योंकि हेपाटाइटिस जो होती है वो एक वायरस से होती है। ठीक है, हेपाटाइटिस जो होगी वो एक वायरस से होती है, वायरस से होती है। कॉलेरा किससे होता है? कॉलेरा एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम होता है वाइब्रियो कॉलेरेई। ठीक है, वाइब्रियो कॉलेरेई। ठीक है, तो ये एक बैक्टीरिया से होता है। टाइफॉइड किससे होता है? टाइफॉइड होता है सैल्मोनेला, सैल्मोनेला टाइफी, सॉरी, सैल्मोनेला टाइफी, इससे होता है। और बैक्टीरियरी या बैसिलरी डिसेंट्री जो होती है वो किससे होती है? ये एक वायरस से होती है जिसका नाम होता है सिगेला, सिगेला एसपीपी। अब ये सिगेला एसपीपी से होता है, तो इसी की वजह से बैक्टीरियरी डिसेंट्री को एक और नाम से बुलाया जाता है, दैट इज नोन एज सिगेलोसिस। ठीक है, सिगेलोसिस। ठीक है, एक और नाम से बुलाया जाता है जिसको बोलते हैं सिगेलोसिस। जो हेपाटाइटिस होता है वो एक वायरस से होता है। अब ये जो हेपाटाइटिस, ये जो वर्ड आता है ना हेपाटाइटिस, तो यहाँ पर दो वर्ड होते हैं, आप अगर ख्याल करो तो यहाँ पर एक होता है हेपाट, एक होता है आइटिस। तो हेपाट वर्ड आता है हेपाटो से, हेपाटो का मतलब होता है लिवर इन ग्रीक, हेपाटो से आता है। और ये जो वर्ड आता है आइटिस, आइटिस का मतलब होता है पेन। तो जब लिवर में पेन होता है तो उसको हम बोलते हैं हेपाटाइटिस। ठीक है, लिवर में जब पेन होगा दैट इज नोन एज हेपाटाइटिस। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वेंशनल ईयरलोब पियर्सिंग डज नॉट लीड टू ब्लीडिंग, ऐसा क्यों? इसमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ये सब पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूं ऐसा क्यों। ये वाला जो ईयरलोब का मतलब होता है, यहाँ पर जो पियर्सिंग होता है ना, ऐसे जो कान में जो झुमका पहनते हैं सब, तो ये पियर्सिंग में ब्लड नहीं होता। क्यों? यहाँ पर नॉर्मली ब्लड नहीं निकलता। ये क्यों नहीं निकलता? क्योंकि ये जो एयरलोब होता है, ये जो एयरलोब है, तो ये हमारा जो
सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो होती हैं ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन पहले मैं आपको कर देता हूँ। ऑप्शन इज सी, ठीक है। तो हमारा जो एयरलोब होता है ना, जो एयरलोब होता है ईयर में, तो ईयर में एयरलोब जो होती है वो दो तरह के टिश्यूज से मिलकर बनती है। एक होता है आपका एडिपोस टिश्यू, ठीक है, एडिपोस टिश्यू। एक होता है आपका एडिपोस टिश्यू, एडिपोस टिश्यू, ठीक है। एडिपोस टिश्यू जो होती है वो फैट स्टोर करने में मदद करती है, ठीक है। मैं टिश्यू लिख देता हूं इधर। एक होता है एडिपोस टिश्यू जो फैट स्टोर करने में मदद करती है, और एक होता है एओलियर्स टिश्यू, एओलियर्स टिश्यू, एओलियर, एओलियर्स टिश्यू, ये उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल बनाती है, ठीक है। तो ऐसे दो टिश्यूज होती हैं, एडिपोस टिश्यू एंड एओलियस टिश्यू। ऐसे दो टिश्यूज होती हैं जो एयरलोब में होती हैं। तो इस टिश्यूज की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो वेन्स होती हैं वो थोड़ा सा ज्यादा खुली हुई होती हैं, ज्यादा खाली होती हैं। यहाँ पर वेन्स थोड़ी सी और आर्टरीज थोड़ी सी कम होती है। इसका मतलब ये नहीं कि ब्लड नहीं आता, ब्लड आता है लेकिन थोड़ा सा कम होता है। अब इसको छोड़कर, एयरलोब को छोड़कर बाकी जो पोर्शन होता है, बाकी जो पोर्शन होता है ना एयरलोब को छोड़कर, उसे हम बोलते हैं पीना। एयरलोब को छोड़कर जो बाकी जो पोर्शन होता है दिस इज नोन एज पीना। और पीना जो होती है वो कार्टिलेज से बनती है, ठीक है, कार्टिलेज से बनती है। पीना जो होती है वो कार्टिलेज से बनती है। कार्टिलेज का मतलब होता है यंग बोन, जैसे कान कार्टिलेज से होता है, नाक के सामने वाला जो हिस्सा होता है ये कार्टिलेज का होता है, ठीक है। तो कार्टिलेज से बनती है पीना, एनियल पीना। और एयरलोब जो होती है वो टिश्यू से बनती है, तो इसी वजह से यहाँ पर ब्लीडिंग नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मॉस्क्यूटो बाइट होने के बाद, मॉस्क्यूटो बाइट होने के बाद जो पैरासाइट है दिस इज नोन एज प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम कहां पर मल्टीप्लिकेशन करता है, कहां पर बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो हमेशा याद रखिएगा जो प्लाज्मोडियम होता है वो पहुंच जाता है लिवर में, और लिवर में जाके वो मल्टीप्लाई करता है खुद को, ठीक है। तो मलेरिया की जब भी हम बात करते हैं, हम मलेरिया की जब भी बात करते हैं हम, तो मलेरिया जो होती है, जब प्लाज्मोडियम ये आपने देखा लिया है, तो मलेरिया का मेडिसिन की भी कभी कभी बात होती है, मेडिसिन की भी कभी कभी बात होती है, उसका नाम होता है क्विनाइन। मलेरिया की मेडिसिन की भी बात होती है क्विनाइन। मलेरिया को इंडिया मलेरिया फ्री कंट्री बनना चाहता है, ठीक है। इंडिया मलेरिया फ्री कंट्री बनना चाहता है, मलेरिया फ्री कंट्री बनना चाहता है बाय 2027। इंडिया में ये जो चीज है मलेरिया फ्री, ये बहुत जल्दी हो चुकी है, 80% तक डिक्लाइन हो चुका है, और 27 तक बन भी जाएगा। और यहाँ से इंडिया फ्री कंट्री में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जून में ही एक करंट अफेयर्स आया था, इसको मैं यहाँ से जोड़ के बोलना चाहता हूँ। दैट एक कंट्री है, उसका नाम होता है सूरीनाम, सूरीनाम। तो सूरीनाम जून 2025 को मलेरिया फ्री कंट्री बन चुकी है, ठीक है। जून 2025 को सूरीनाम मलेरिया फ्री कंट्री बन चुकी है, ठीक है। अच्छा, सूरीनाम कौन से कॉन्टिनेंट में है, जल्दी बताइए, सूरीनाम कौन से कॉन्टिनेंट में है। अच्छा, यहां से बोल दूं, अब मान लो कि ये सब करता कौन है, ये तो हु करती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करती है, ठीक है। ये तो आपको पता होगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये करती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनी कब है, ये बनी है 1948 में। इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो होता है जेनेवा। मैं थोड़ा सा हट के लिखता हूँ, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर होता है ये होता है जेनेवा। और इसके जो डायरेक्टर जनरल होते हैं, डीजी होते हैं, उनका नाम होता है टेड्रोस, ठीक है। टेड्रोस गिब्रेसियस, तो ये पता है, लिखते कैसे हैं, गिब्रेसियस, गिब्रेसियस, ठीक है। तो उसके जो डायरेक्टर जनरल होते हैं उनका नाम होता है टेड्रोस गिब्रेसियस, ठीक है। तो हु ये सब बोलती है कि मलेरिया फ्री होगा, कि मलेरिया फ्री नहीं है, तो ये हु बोलती है, तो इसमें वो आते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। चलिए एक सेकंड रुकिए।
ठीक है, चलिए तो फिर से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आया है, अच्छा अफ्रीका, अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका में है, क्या बात करते हो, अफ्रीका में नहीं है। सुरीनाम जो होता है वो होता है साउथ अमेरिका में, जो नॉर्थ, एकदम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, फ्रेंच गुयाना के पास, गुयाना, फ्रेंच गुयाना के बीच में होता है सूरीनाम। ठीक है, वो साउथ अमेरिका में होता है सूरीनाम। चलिए नेक्स्ट, ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत ही इजी है कि कौन सा बॉडी डिफेंस का करती है, तो दैट इज नोन एज व्हाइट ब्लड सेल। अब यहाँ पर व्हाइट ब्लड सेल जो होती है, व्हाइट ब्लड सेल से एक चीज जान लो कि व्हाइट ब्लड सेल में दो टाइप होता है। ठीक है, एक होता है आपका ग्रेन्युलर, ग्रेन्युलर टाइप। ग्रेन्युलर टाइप मतलब ऐसा है, तो इसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं और इसमें ऐसे ग्रेन्स होते हैं, दिस इज नोन एज ग्रेन्युलर। एक होता है एग ग्रेन्युलर, एग ग्रेन्युलर, तो एग ग्रेन्युलर होता है ऐसे। तो ग्रेन्युलर में कौन कौन आते हैं, ग्रेन्युलर में आते हैं आपके न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इसाइनोफिल। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसाइनोफिल। एग ग्रेन्युलर में होते हैं आपके लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी में ये कुछ पार्ट होते हैं, दो, ग्रेन्युलर, एग ग्रेन्युलर में न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसाइनोफिल, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, ये आते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या कौन का क्या क्या काम करता है। रेड ब्लड सेल होता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करती है, कैरी ऑक्सीजन, और ये कैरी ऑक्सीजन करने में मदद कौन करती है, हीमोग्लोबिन करती है। ठीक है, अच्छा प्लेटलेट क्या काम करता है, प्लेटलेट काम करता है ब्लड की क्लॉटिंग में, जो ब्लड क्लॉटिंग होती है तो उसमें मदद करता है आपका प्लेटलेट। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए, ऑब्वियसली पता तो होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दैट पोलियो। ठीक है, पोलियो डिजीज जो होती है, वो पोलियो डिजीज कौन कॉज करती है, ये वाला तो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो ये तो आपको बताना ही चाहिए। चलो मैं देख लेता हूं, पोलियो वाला बताइए, पोलियो वाला। ठीक है, पोलियो वी, एकदम। तो पोलियो जो वायरस होता है, पोलियो वायरस जो होता है, ठीक है, वो पोलियो जो डिजीज होती है उसको करती है। ठीक है, पोलियो वायरस, बहुत ही इजी नाम है, मैं इसलिए बोला कि बहुत इजी है। तो पोलियो जो होती है वो पोलियो वायरस से बनती है। ठीक है, अच्छा पोलियो वायरस जो होता है, तो इसमें पोलियो जो होती है तो ये डिजीज है, लेकिन इस डिजीज का भी अच्छा नाम क्या होता है, अच्छा नाम होता है पोलियो मैलाइटिस, पोलियो मैलाइटिस। ठीक है, इसको बोलते हैं पोलियो मैलाइटिस। ये जो पोलियो होता है, जैसे मैंने कहा पोलियो तो पोलियो वायरस से होता है। मैल, ये जो मैल होता है, मैल का मतलब होता है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल या फिर बोन मैरो, और आइटिस का मतलब होता है पेन। तो जब जो पोलियो होता है तो उसमें क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड और बोन मैरो में बहुत दर्द होता है, तो वो पूरा का पूरा नाम होता है पोलियो मैलाइटिस। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे डिस्टिंग कर सकते हो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, which was the following part is the hardest part of the our body, सबसे हाईएस्ट हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है, that is enamel of teeth। हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है, that is enamel of teeth। जैसे मान लो ये अगर दांत है, ये अगर दांत है, तो दांत का ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन, ये वाला, इसे हम बोलते हैं एनामल। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एनामल। और ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ये जो बीच वाला पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं डेंटिन। बीच वाला पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं डेंटिन।
और जो गम के नीचे वाला पोर्शन है, जो गम होता है, गम के नीचे वाला जो पोर्शन होता है, दिस इज नोन एज रूट। और जो ऊपर वाला पोर्शन हम देख पाते हैं, इसे हम बोलते हैं क्राउन। इसे हम बोलते हैं क्राउन। अच्छा, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि जो दांत है उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, दांत की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। दांत की जो स्टडी होती है, तो दिस इज नोन एज ओडोंटोलॉजी। ठीक है, दांत की स्टडी जो होती है वो ओडोंटोलॉजी। दांत मेनली फॉस्फेट कैल्शियम से बनता है। तो वैसे ही थंबनेल्स, जो नेल्स होते हैं, जो नेल्स होते हैं, तो नेल्स किससे बनता है, नेल्स एक चीज से बनता है जिसका नाम होता है कैराटीन। तो कैराटीन से बनता है नेल्स। ठीक है, कैराटीन से बनता है नेल्स। और टीथ जो बनता है वो कैल्शियम और फॉस्फेट से बनता है। चलो, नेक्स्ट आता है सवाल। नेक्स्ट सवाल आता है कि इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा कब लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो होता है 1975। 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्टा जो है वो लॉन्च हुआ था। कहाँ से, मतलब किसने लॉन्च करवाया था, तो यहाँ से आर्यभट्टा से जान लो कि रशिया, उस समय रशिया नहीं था, उस समय तो यूएसएसआर था, यूएसएसआर था। तो यूएसएसआर की एक जगह है, जैसे हमारे इंडिया में एक जगह है, आपको पता होगा, श्रीहरिकोटा। ठीक है, श्रीहरिकोटा। तो वैसे ही यूएसएसआर में एक जगह है जिसका नाम होता है वोलोग्राड। सर शायद मैं स्पेलिंग जो है वो प्रोनाउंसिएशन गलत बोल रहा हूँ, बट वर्ल्डेग्रॉड या फिर वॉलेटग्रॉड, ऐसा कुछ जगह है। तो वहां से आर्यभट्टा जो है वो उसको छोड़ा गया था। रॉकेट का जो नाम था, उस रॉकेट का नाम था कॉस्मोस 1। ठीक है, तो ये उसका रॉकेट था, ये उसका रॉकेट था। ठीक है, अच्छा, तो यूएसएसआर की जो एजेंसी है उसको हम बोलते हैं रॉस कॉस्मोस। जैसे हमारी एजेंसी होती है इसरो, वैसी ही यूएसएसआर की जो एजेंसी होती है, दिस इज नोन एज रॉस कॉस्मोस। ठीक है, रॉस कॉस्मोस। ठीक है, चलिए। अच्छा, आज के लिए हम इधर तक रखते हैं। नेक्स्ट डे बाकी जो चीजें हैं इसको हम देखेंगे, बाकी जो पीवाई क्यूज हैं उसको एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों का आहिस्ता आहिस्ता आप लोग दिमाग में घुसाओ इसको और पढ़ते रहो। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए।